वेलकम टू स्टडी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। हम टेंस को पढ़ रहे हैं जिसमें हमने प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट कर लिया है। प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट की वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जिसको जा करके आप देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम पास्ट टेंस को शुरू करेंगे, जिसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ते हैं और समझते हैं इसके नियमों को। लेकिन उससे पहले आप उन 4 वीडियो को जाके जरूर देखें जो प्लेलिस्ट में पहले से ही अवेलेबल है। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये टेंस की 5वीं वीडियो है। इससे पहले की 4 वीडियो, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप वहां जाकर के उनको चेक कर सकते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन इससे पहले हम जानते हैं कि टेंस किसे कहते हैं, टेंस की परिभाषा क्या होती है। तो टेंस किसी कार्य के समय और उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध कराता है। यानी कि टेंस हमें बताता है कि कार्य किस समय में हुआ है और वो पूर्ण हुआ है या अभी पूर्ण नहीं हुआ है। ये टेंस ही हमें बताता है। टेंस shows द टाइम ऑफ एन एक्शन एंड इट्स डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस। तो ये तो है टेंस की परिभाषा। टेंस 3 तरह के होते हैं, जैसा आपको पता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रत्येक के 4 प्रकार और होते हैं, जो इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नाम से जाने जाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ेंगे। पर अपने टॉपिक पर जाने से पहले हम एक बार फिर से पर्सन चार्ट को देख लेते हैं, ताकि हमारे को आसानी हो जाए अनुवाद करते वक्त। तो ये है हमारा पर्सन चार्ट, जिसको एक बार आप देखेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी, सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही यू होते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, इट, दिस, डैट या फिर सिंगल नेम, और थर्ड पर्सन प्लूरल दे, दीज, दोज या फिर प्लूरल नेम, एक से ज्यादा नाम। ये हेल्प करेगा हमारे को हेल्पिंग वर्ब को समझने में। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इस टेंस में भूतकाल में किसी व्यक्ति विशेष की आदत, प्रतिदिन की क्रियाएं, तथ्य इत्यादि के विषय में जानकारी प्रदान की जाती है। तो वाक्य की पहचान क्या होगी। तो इस टेंस में मुख्य क्रिया के साथ था, थे, थी, गया, लिया, दिया, सोया, दी, ली आदि का प्रयोग होता है। यानी कि वाक्य के अंत में क्या आना चाहिए, या तो था, थे, थी, आ, ई, ए, या आ था, ई थी, ए थे इत्यादि अगर स्वर आपको सुनाई देते हैं तो ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हैं। आइए एक बार उदाहरणों को देखें। जैसे कि उसने सोचा, तुमने कहा, राम ने लिखा था, मैं विद्यालय के दिनों में धूम्रपान करता था, वह बाजार जाता था आदि। तो ये सभी वाक्य क्या है, तो ये सभी वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस को दर्शाते हैं। तो आशा करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर किस प्रकार के वाक्य आते हैं और इसकी पहचान किस प्रकार की जाती है। तो अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो चलिए हम चलते हैं ट्रांसलेशन की ओर, जहां पर हम अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे और उनके ट्रांसलेशन के नियमों को जानेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य या फिर सिंपल सेंटेंस। तो इसके नियम को देखें। तो नियम क्या है, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा, और अंत में ऑब्जेक्ट। तो आपको 3 फॉर्म ऑफ वर्ब याद करनी पड़ेंगी। तो आप इसको याद करके रखें, तब आप बहुत ही आसानी से टेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं या फिर टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की सेकंड फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट। और इसमें सब्जेक्ट कैसा भी हो, यानी सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, रूल एक जैसा ही रहेगा, किसी के लिए भी कोई भी बदलाव नहीं है। आइए कुछ उदाहरणों को देखें। तो जैसे पहला उदाहरण है, उसने गलती की। तो ही या शी, यहाँ पे जेंडर नहीं पता, इसलिए अगर लड़का है तो ही, लड़की है तो शी। और मेक की सेकंड फॉर्म यानी मेड। तो सब्जेक्ट आ गया यहाँ पर हमारा, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई और अंत में ऑब्जेक्ट आ गया। तो ही या फिर शी मेड अ मिस्टेक, उसने गलती की
ही मेड अ मिस्टेक या फिर शी मेड अ मिस्टेक। एक और उदाहरण देखें, राम घूमने गया। तो राम हमारा सब्जेक्ट है सिंगुलर, लेकिन सब्जेक्ट कैसा भी हो नियम नहीं बदलेगा। तो राम गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है? वेंट। गो, वेंट, गॉन। तो गो का सेकंड फॉर्म क्या है? वेंट। तो राम वेंट फॉर अ वॉक। आइए एक और देखें, उसने एक पत्र लिखा। ही रॉट अ लेटर। राइट का सेकंड फॉर्म रॉट। मैंने उसे प्यार किया। आई लव्ड हिम या हर। अगर लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर। तो आई लव्ड हर। तो बहुत ही सिंपल है, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट। तो 3 फॉर्म ऑफ वर्ब अगर आपने याद कर रखा है तो ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हमने अभी समझा, जिसके नियम को हमने समझा, जो कि है सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की सेकंड फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट। आइए इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस को भी देखें और उसके भी नियम को जानते हैं। तो चलिए नेगेटिव सेंटेंस की ओर चलते हैं। तो अगला पॉइंट है नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। तो वाक्य में नहीं का इस्तेमाल किया जाएगा। इसका भी नियम देखिए किस प्रकार है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, अब इसके साथ डिड नॉट का यूज होगा या फिर आप इसको डिडंट भी लिख सकते हैं। तो सब्जेक्ट फिर डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट। आपको यहाँ पे जरा सा ध्यान देना पड़ेगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस का नियम क्या था। तो सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट। यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया था, जबकि नेगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है और डिड नॉट का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो सब्जेक्ट प्लस में डिड नॉट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट। तो नियम को याद करते वक्त आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे। आइए उदाहरण को देखें। तो पहला उदाहरण है, लोग स्टेज पर नहीं गए। पीपल डिड नॉट गो ऑन स्टेज। पीपल क्या है हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट, इसके साथ डिड नॉट का इस्तेमाल किया गया है क्योंकि ये जो है नेगेटिव सेंटेंस है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट। एक और उदाहरण को देखें, राम घूमने नहीं गया। तो राम डिड नॉट गो फॉर अ वॉक। यहाँ पर भी किसका इस्तेमाल किया गया है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, क्योंकि यहाँ पर डिड नॉट का इस्तेमाल किया गया है। तो राम घूमने नहीं गया, राम डिड नॉट गो फॉर अ वॉक। एक और देखिए, उसने एक पत्र नहीं लिखा। ही डिड नॉट राइट अ लेटर। जबकि अफर्मेटिव में राइट की जगह रॉट लिखा गया था क्योंकि वो अफर्मेटिव सेंटेंस था और ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। मैंने उसे प्यार नहीं किया। आई डिड नॉट लव हिम या हर। अगर लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर। तो आपने देखा कितना आसान है ये। बस आपको ध्यान रखना है कुछ छोटी छोटी चीज़ों का, उसके बाद आप इसको आसानी से ट्रांसलेट कर पाएंगे। चलिए फटाफट से आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस की ओर चलते हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसमें भी देखिए, प्रश्नवाचक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब यानी डिड का जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा अगर वाक्य क्या से शुरू हुआ है तो। और अगर वाक्य क्या से शुरू नहीं हुआ है और बीच में कहीं प्रश्नवाचक शब्द आए हैं, जैसे कि क्या, कब, कहाँ, कैसे, तो उन्हें कहते हैं हम WH फैमिली वर्ड, यानी कि हु, वाई, व्हेन, व्हाट, विच, अंटिल व्हेन, सिंस व्हेन, हाउ लॉन्ग आदि प्रकार के शब्दों को WH फैमिली वर्ड कहा जाता है। तो ये वर्ड पहले आ जाएंगे। आइए एक बार नियम को देखें, फिर आप आसानी से समझ जाएंगे। तो अगर वाक्य में इनमें से कोई वर्ड आता है तो उसकी इंग्लिश पहले आ जाएगी, उसके बाद डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट। और क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा गया है तो क्वेश्चन मार्क भी। तो क्या इस्तेमाल किया जाएगा? WH फैमिली वर्ड, उसके बाद डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट। अगर WH फैमिली वर्ड नहीं आया है तो वाक्य हमेशा क्या से शुरू होगा, और जब भी वाक्य क्या से शुरू होगा तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, ना कि WH फैमिली वर्ड। और अगर वाक्य में WH फैमिली वर्ड आ जाता है तो WH फैमिली वर्ड पहले आ जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट। आइए उदाहरणों को देखें और देखते हैं किस प्रकार से ट्रांसलेट किया गया है। तो जैसे कि पहला उदाहरण है, क्या उसके मित्र ने किताब खरीदी। तो देखिए वाक्य क्या से शुरू हो रहा है, लेकिन इंग्लिश में वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो वाक्य जब भी क्या से शुरू होगा तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। तो हेल्पिंग वर्ब क्या थी? डिड। तो डिड हिज फ्रेंड बाय द बुक। बहुत आसान है ये, बस आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर वाक्य क्या से शुरू हो रहा है तो केवल हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा, और अगर वाक्य के बीच में क्या आ रहा है या WH फैमिली वर्ड आ रहा है तो वाक्य WH फैमिली वर्ड से शुरू होगा। आइए एक और उदाहरण को देखें, हमने गलती कब की। यहाँ पर देखिए एक WH फैमिली वर्ड आया लेकिन ये बीच में आया है, तो इसकी इंग्लिश पहले आएगी यानी कि व्हेन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी कि डिड,
तो व्हेन डिड वी मेक अ मिस्टेक। एक और देखते हैं, क्या राम घूमने गया, डिड राम गो फॉर अ वॉक, क्योंकि वाक्य जो है क्या से शुरू है, इसीलिए यहाँ पर वट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो क्या राम घूमने गया, डिड राम गो फॉर अ वॉक। एक और देखिए, उसने पत्र क्यों लिखा, देखिए यहाँ पर डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड बीच में आया है, तो वाई डिड ही राइट द लेटर। तो बहुत ही आसान है, केवल नियमों को आपको पढ़ना है, ध्यान में रखना है और थोड़ी प्रैक्टिस आप करेंगे तो आप आसानी से इसको सीख जाएंगे। इसके बाद चलते हैं हम वाक्य के अंतिम पड़ाव पर, जिसका नाम है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। तो ये भी बिल्कुल सेम है उसी की तरह, बस नियम में क्या अंतर होगा कि सब्जेक्ट के बाद नॉट का इस्तेमाल किया जाएगा और बाकी सब कुछ बिल्कुल सेम। अगर वाक्य क्या से शुरू हुआ है तो केवल डिड का इस्तेमाल किया जाएगा और डिड से ही सेंटेंस बनाया जाएगा। अगर वाक्य में डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड आया हुआ है तो डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड पहले, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, और क्योंकि वाक्य जो है नकारात्मक है तो नॉट का इस्तेमाल किया जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट। आइए उदाहरणों को देखते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार ट्रांसलेट किया जाएगा। तो पहला उदाहरण है, क्या श्याम ने चोरी नहीं की। तो देखिए वाक्य क्या से शुरू हुआ है, तो यहाँ पर वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे जो कि है डिड। तो डिड श्याम नॉट कमिट अ थेफ्ट। कमिट अ थेफ्ट का मतलब होता है चोरी की कोशिश करना या चोरी को अंजाम देना। तो क्या श्याम ने चोरी नहीं की, डिड श्याम नॉट कमिट अ थेफ्ट। एक और देखते हैं, उसने ऐसा क्यों नहीं किया। तो देखिए वाक्य में बीच में क्यों आया जो कि डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड से बिलोंग करता है, तो वाई डिड ही नॉट डू सो। तो डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड क्या होगा, पहले आ जाएगा, सिंपल है बिल्कुल। उसके बाद देखिए, क्या मैंने उसे प्यार नहीं किया। तो देखिए वाक्य क्या से शुरू हो रहा है, तो डिड आई नॉट लव हर। अगर लड़की है तो हर, लड़का है तो हिम। एक और देखिए, लोग स्टेज पर कब तक नहीं आए। तो देखिए कब तक, ये डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड है, तो अंटिल व्हेन, फिर हेल्पिंग वर्ब यानी कि डिड, अंटिल व्हेन डिड पीपल नॉट कम ऑन स्टेज। तो अगर वाक्य में डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड आया है तो डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड पहले आ जाएगा और डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और अगर क्या से शुरू हुआ है वाक्य तो डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट। केवल इतना सा ध्यान रखना है। उसके बाद आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के किसी भी टाइप के सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट होता है, जिसका नाम है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस टेंस में मुख्य क्रिया के साथ रहा था, रही थी, रहे थे का प्रयोग होता है। यानी वाक्य की पहचान क्या है, तो वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे का प्रयोग होगा। जब कर्ता के द्वारा कोई कार्य भूतकाल से बिना रुके हो रहा होता है तो उसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहा जाता है। जैसे कि राम घूम रहा था, सीता नाच रही थी, लोग घूम रहे थे या मैं घूम रहा था आदि। इस प्रकार के वाक्य हमारे को पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बताते हैं। तो चलिए हम सेंटेंस के पहले टाइप यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस की ओर चलते हैं, जिसको सकारात्मक वाक्य भी कहा जाता है या फिर सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। तो इस वाक्य का नियम क्या है, तो वाक्य का नियम बहुत आसान है। सब्जेक्ट, उसके बाद वॉज या वर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी। जहां भी कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल ही किया जाता है और अंत में ऑब्जेक्ट। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर वॉज या वर, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और अंत में ऑब्जेक्ट। अब वॉज किसके साथ लगेगा और वर्ब किसके साथ लगेगा, आइए इसको भी जान ले। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज का इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे कि आई, ही, शी, इट या फिर सिंगल नेम। इन सभी के साथ वॉज का इस्तेमाल किया जाएगा और बाकी सभी के साथ वर का इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे कि वी, यू, दे, दीज, दोज या फिर दो या दो से अधिक नाम, तो वहां पर वर का इस्तेमाल किया जाएगा। तो आप इस प्रकार भी देख सकते हैं कि वर का इस्तेमाल किस सब्जेक्ट के साथ किया जाएगा और वॉज का इस्तेमाल किस सब्जेक्ट के साथ किया जाएगा। आइए उदाहरणों को देखें। तो पहला उदाहरण है, मैं घूमने जा रहा था। तो देखिए वाक्य के अंत में क्या है, रहा था, यानी कि वाक्य जो है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। सब्जेक्ट क्या है, आई, तो आई के साथ क्या लगेगा, वॉज, तो आई वॉज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी कि आई वॉज गोइंग फॉर अ वॉक। सब्जेक्ट, उसके बाद वॉज या वर में से वर लगेगा क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी और अंत में हमारा
ऑब्जेक्ट, तो मैं घूमने जा रहा था, आई वॉज गोइंग फॉर अ वॉक। एक और वाक्य देखें, लोग स्टेज पर नाच रहे थे। वाक्य को पहचानना बहुत जरूरी है, तो वाक्य को पहचाने तो वाक्य जो है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। पीपल वर डांसिंग ऑन दी स्टेज। वह पत्र लिख रही थी। लड़की है, यहाँ पर आप देख सकते हैं रही थी, तो सी वॉज राइटिंग अ लेटर। सब्जेक्ट क्या हमारा सी, ये भी क्या है सिंगुलर है, तो इसके साथ वॉज का इस्तेमाल किया जाएगा, तो सी वॉज राइटिंग अ लेटर। तो यहाँ पर आपने आराम से सीख लिया है अफर्मेटिव सेंटेंस को किस प्रकार इंग्लिश में अनुवाद किया जाता है। तो इसका नियम क्या है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वॉज या वर्ब, केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी और अंत में ऑब्जेक्ट। तो ये था अफर्मेटिव सेंटेंस को किस प्रकार हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद किया जाता है। तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो है नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। इसका भी नियम बिल्कुल सेम है, केवल हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इस्तेमाल किया जाएगा। तो सब्जेक्ट प्लस में वॉज या वर, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी और अंत में ऑब्जेक्ट। केवल ध्यान क्या रखना है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इस्तेमाल किया जाएगा। आइए इसके भी उदाहरण को देखें और समझते हैं कि किस प्रकार इसको भी अनुवाद किया जाता है। तो उदाहरण पहला है, राम घूमने नहीं जा रहा था। तो वाक्य के बीच में नहीं है और अंत में रहा था, इसका मतलब वाक्य जो है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। तो राम सब्जेक्ट है सिंगुलर, तो राम वॉज नॉट गोइंग फॉर अ वॉक। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वॉज, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी और अंत में हमारा ऑब्जेक्ट। एक और देखते हैं, वह तुम्हारे बारे में नहीं सोच रहा था। तो वाक्य के बीच में नहीं है और अंत में रहा था, तो ही वॉज नॉट थिंकिंग अबाउट यू। सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही, जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसके साथ वॉज का इस्तेमाल किया जाएगा और उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और अंत में हमारा ऑब्जेक्ट। तो वह तुम्हारे बारे में नहीं सोच रहा था, ही वॉज नॉट थिंकिंग अबाउट यू। इस प्रकार से आप बड़ी आसानी से अंग्रेजी में अनुवाद कर सकते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। एक और वाक्य देखते हैं, मैं नहीं रो रहा था। यहाँ पर आई क्या है, ये भी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, तो आई वॉज नॉट वीपिंग। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता तो वर का इस्तेमाल किया जाता, लेकिन सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज का इस्तेमाल किया जाएगा। तो आप यहाँ पर सीख गए होंगे आराम से अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस को किस प्रकार अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। आइए चलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की ओर। तो अगला जो टॉपिक है वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें दो तरह से वाक्य होते हैं, एक तो वो जिसमें क्या से शुरुआत होती है वाक्य की, और एक वो जिसमें प्रश्नवाचक शब्द जो है वाक्य के बीच में आता है। अगर वाक्य क्या से शुरू हो रहा है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी और अंत में ऑब्जेक्ट। अगर वाक्य के बीच में कहीं पे प्रश्नवाचक शब्द आए हैं तो वो डब्ल्यूएच फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड पहले आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा और बाकी सब सेम रहेगा। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो एक बार देख लेते हैं। तो प्रश्नवाचक वाक्य में हेल्पिंग वर्ब जैसे कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं वॉज या वर्ब का, तो ये सब्जेक्ट से पहले आ जाएंगे। अगर वाक्य में डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड हो जैसे कि क्या, कब, कहाँ, कैसे, कब तक आदि, तो इनकी इंग्लिश जो होगी वो पहले आ जाएगी। आइए नियम को देखें एक बार। तो नियम में देखिए इसी तरह से बताया गया है, डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड अगर आ जाए तो डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड पहले आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो हमारा वॉज या वर है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी और अंत में ऑब्जेक्ट। और क्योंकि वाक्य में क्वेश्चन पूछा गया है तो अंत में क्वेश्चन मार्क। इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि अगर वाक्य क्या से शुरू हो रहा है तो केवल हेल्पिंग वर्ब यानी कि वॉज वर्सेस सेंटेंस बनाया जाएगा, और अगर वाक्य के बीच में कहीं सवाल पूछा जा रहा है तो डब्ल्यूएच फैमिली से वाक्य शुरू किया जाएगा। आइए इसके उदाहरण को देखते हैं और फिर समझते हैं कि किस प्रकार इसको ट्रांसलेट किया जाता है। तो पहला उदाहरण है, क्या लोग स्टेज पर नाच रहे थे। तो देखिए वाक्य क्या से शुरू हुआ है, तो इसका मतलब है इसमें डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, यानी व्हाट का यूज नहीं किया जाएगा। तो क्या से शुरू हुआ है और लोग जो है वो प्लूरल है, तो इसके लिए वर का इस्तेमाल किया गया है। तो वर पीपल डांसिंग ऑन द स्टेज। देखिए वॉज या वर में से वर का इस्तेमाल किया गया है यानी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी और अंत में हमारा ऑब्जेक्ट। तो बहुत आसान है इसे बनाना। एक बार और देखिए, क्या लोग स्टेज पर नाच रहे थे। क्या लोग स्टेज पर नाच रहे थे, तो वर पीपल डांसिंग ऑन द स्टेज। आइए ये जानते हैं कि वाक्य के बीच में अगर डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड आ जाए तो किस प्रकार उसको ट्रांसलेट किया जाएगा। राम कहाँ जा रहा था। तो देखिए सब्जेक्ट हमारा राम है और वाक्य के बीच में एक सवाल पूछा गया है, यानी सवाल पूछने वाला एक शब्द है कहाँ, जो डब्ल्यूएच फैमिली से बिलोंग करता है। तो इसका ट्रांसलेशन कैसे किया जाएगा, तो डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड पहले यानी कि वेयर,
इसके साथ हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो सब्जेक्ट हमारा राम जो कि सिंगुलर है, तो इसके लिए वर्ब्स का इस्तेमाल किया जाएगा। तो वेयर वाज राम गोइंग, और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो राम कहाँ जा रहा था, वेयर वाज राम गोइंग। एक और देखते हैं, वह क्या कर रही थी। देखिए वाक्य के बीच में क्या आया है, अगर पहले आता तो वट का इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन वाक्य के बीच में आया है तो वट का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि वट वाज सी डूइंग। WH फैमिली, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए वाक्य के अंत में ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो यहाँ पर आपने देख लिया होगा आराम से कि किस प्रकार इंटरोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट किया जाता है अंग्रेजी में। आइए जानते हैं कि इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को किस प्रकार ट्रांसलेट किया जाता है। तो अगला जो पॉइंट है वो है हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इसका जो नियम है वो भी बिल्कुल सेम है इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरह ही, केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट का इस्तेमाल किया जाएगा। तो सबसे पहले WH फैमिली वर्ड, अगर WH फैमिली वर्ड सेंटेंस के अंदर है तो WH फैमिली वर्ड सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING और अंत में ऑब्जेक्ट। आइए इसके भी उदाहरणों को देखते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार ट्रांसलेट किया जाता है। तो पहला उदाहरण है, क्या यशी नहीं लिख रही थी। तो देखिए वाक्य क्या से शुरू हुआ है और वाक्य के बीच में नहीं आया हुआ है। तो वॉज यशी नॉट राइटिंग, यशी क्या है यहाँ पर, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसके साथ वॉज का इस्तेमाल किया जाएगा। और वाक्य क्या से शुरू हुआ है, इसलिए इसकी इंग्लिश वट नहीं होगी, वॉज यशी नॉट राइटिंग। अगर बीच में आ जाए तो किस प्रकार देखा जाएगा, तो देखिए मम्मी क्यों नहीं डांट रही थी। तो देखिए वाक्य के बीच में क्यों यानी कि WH फैमिली वर्ड आया है और साथ में नहीं भी है, तो इसका मतलब ये इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो वाई वॉज मॉम नॉट स्कॉल्डिंग, डांटने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्कॉल्डिंग। क्योंकि WH फैमिली वर्ड आया है तो ये पहले आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। मॉम भी क्या है यहाँ पर, यानी मम्मी क्या है यहाँ पर, तो ये भी सिंगुलर है, थर्ड पर्सन, तो इसके लिए भी वॉज का इस्तेमाल किया जाएगा। और उसके बाद नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट और अंत में हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING। तो मम्मी क्यों नहीं डांट रही थी, वाई वॉज मॉम नॉट स्कॉल्डिंग। आइए एक और देखें, क्या वह घूमने नहीं जा रहा था। तो देखिए यहाँ पर वाक्य क्या से शुरू हुआ है, इसका मतलब क्या होगा कि जब हम वाक्य को ट्रांसलेट करेंगे तो हम पहले हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, ना कि WH फैमिली वर्ड का। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी इसमें, वॉज, क्योंकि ही जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो वॉज ही नॉट गोइंग फॉर अ वॉक। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को भी आपने देखा, इसके नियमों को जाना। इसके साथ ही पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके सभी प्रकार के सेंटेंस को हमने देखा, उसके नियमों को देखा, उदाहरणों को देखा और देखा कि किस प्रकार ट्रांसलेट किया जाता है। इसकी आप प्रैक्टिस करें, आप 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे, आप बहुत आसानी से इसको सीख जाएंगे। यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग भूतकाल की घटनाओं के क्रम के वर्णन के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि भूतकाल में जो भी घटना घटी है उसको सीक्वेंस में बताता है हमारे को। अर्थात भूतकाल में अगर 2 कार्य एक साथ हुए हैं, लेकिन उसमें से एक कार्य पहले समाप्त हुआ और दूसरा वाला बाद में, यानी ऐसे वाक्यों के लिए जिसमें 2 कार्यों का पता चल रहा है, जिसमें एक कार्य दूसरे से पहले समाप्त हो चुका है, तो जो पहले समाप्त हुआ है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे, यानी इसके नियमों का इस्तेमाल करेंगे। और जो बाद में समाप्त हुआ है उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। इसलिए आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सारे रूल्स पता होने चाहिए, तभी आप पास्ट परफेक्ट टेंस को अंग्रेजी में अनुवाद कर पाएंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस में अधिकांश 2 भाग होते हैं, परंतु कभी कभी वाक्य के 2 भाग नहीं होते, परंतु प्रसंग से स्पष्ट रहता है कि कार्य यानी कि जिसकी चर्चा की जा रही है दूसरे कार्य से पहले ही समाप्त हो गया था। ऐसे वाक्य में दूसरा कार्य अंडरस्टूड रहता है। तो यहाँ पर तो हमने जाना कि पास्ट परफेक्ट टेंस हमें किस घटनाओं के बारे में बताता है, और अगर पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर ऐसे वाक्य हैं जिसमें 2 कार्यों के बारे में बताया जा रहा है, जिसमें पहला कार्य दूसरे वाले से पहले समाप्त हुआ है, तो ऐसे वाक्यों में पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट दोनों के नियमों का इस्तेमाल किया जाएगा। हम इनको जानेंगे कि किस प्रकार इन नियमों का इस्तेमाल किया जाएगा। आइए देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है। तो इस टेंस में मुख्य क्रिया के साथ चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, दी थी, ली थी आदि का प्रयोग होता है। यानी इस टेंस की मुख्य क्रिया के साथ, यानी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, दी थी, ली थी, की थी आदि का प्रयोग होता है।
आइए कुछ उदाहरणों को देखें एक बार। जैसे कि तुम्हारे आने से पहले बच्चे सो गए थे। यहाँ पे देखिए इस वाक्य में दो कार्य हुए हैं। एक तुम्हारा आना यानी कि एक कार्य है यहाँ पर आना और दूसरा कार्य है सोना। तो यहाँ पर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि तुम्हारे आने से पहले बच्चे सो गए थे। तो कौन सा कार्य पहले खत्म हो चुका है? तो बच्चों का सोना उस व्यक्ति के आने से पहले खत्म हो चुका है। तो इसको जब हम अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे तो इस वाले पोर्शन पर हम पास्ट परफेक्ट टेंस के नियमों का इस्तेमाल करेंगे और इस वाले पर पास्ट इंडेफिनिट का। अगला वाक्य देखिए, जब मैं वहां पहुंचा पार्टी शुरू हो गई थी। मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले शिक्षक जा चुके थे, इत्यादि। यानी इस प्रकार के वाक्य क्या कहलाते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस। बिल्कुल भी चिंता ना करें, इनको हम अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार अनुवाद करते हैं। तो चलिए चलते हैं सेंटेंस के पहले टाइप यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस की ओर, जिसको हम सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका नियम देखें तो सबसे पहले सब्जेक्ट हैड यानी कौन सी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल की जाएगी? हैव और हैज का थर्ड फॉर्म यानी कि हैड। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं वहां पर वर्ब का थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल किया जाता है और अंत में ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, उसके साथ हेड का इस्तेमाल किया जाएगा। इसका मतलब चाहे ही हो, शी हो, आई हो, यू हो, वी हो, दे हो, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, चाहे सिंगल नाम हो या एक से ज़्यादा नाम हो, हेल्पिंग वर्ब हैड ही इस्तेमाल की जाएगी। तो यहाँ पर एक ही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल की जाएगी, तो इसको याद करना भी बहुत आसान है। आइए कुछ उदाहरणों को देखें और समझें किस प्रकार इसके नियम को इस्तेमाल किया जाता है। तो पहला उदाहरण है, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि दो तरह के कार्य हो रहे हैं। एक तो यहाँ पर है पहुंचना और दूसरा है गाड़ी का खुलना। तो यहाँ पर पता करेंगे हम सबसे पहले कि कौन सा कार्य पहले हुआ है। तो मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी, तो पता चल रहा है कि गाड़ी का खुलना यानी जो गाड़ी स्टार्ट हो गई थी ये कार्य पहले हुआ है और उसके बाद स्टेशन पहुंचने का कार्य हुआ है। तो सबसे पहले हमें यही पता करना है कि कौन सा काम पहले हुआ है। अब जौन सा काम पहले हुआ है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का नियम इस्तेमाल करेंगे और जौन सा काम बाद में हुआ है उसके लिए हम पास्ट इनडेफिनिट टेंस के रूल का इस्तेमाल करेंगे। तो पास्ट इनडेफिनिट टेंस का क्या रूल होता है? तो वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। इसको ब्रीफली समझने के लिए आप पास्ट इनडेफिनिट टेंस के वीडियो को देखें। तो देखिए सबसे पहले कौन सा कार्य हुआ है? गाड़ी का खुलना। तो द ट्रेन हैड स्टार्टेड, हमारा सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ तक तो था हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। उसके बाद पहले, इसका मतलब बिफोर। द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन। यहाँ पर देखिए दोबारा सब्जेक्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट। ये जो नियम होता है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। तो यहाँ से यहाँ तक यानी कि पहले जो सा कार्य हुआ है इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का नियम चलेगा और जो बाद में कार्य हुआ है उस पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नियम चलेगा। तो इसको आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज़ का, उसके बाद ही आप पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसों को अनुवाद कर पाएंगे। तो मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी। द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। तो अगला उदाहरण देखिए, लोग स्टेज पर नाचे थे। लोग स्टेज पर नाचे थे, यहाँ पर एक ही कार्य हुआ है जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस का है, तो इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो लोग स्टेज पर नाचे थे, तो पीपल हैड डांस्ड ऑन दी स्टेज। सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और अंत में हमारा ऑब्जेक्ट। लोग स्टेज पर नाचे थे, पीपल हैड डांस ऑन द स्टेज। आइए एक और देखें, मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले अध्यापक जा चुके थे। तो देखिए यहाँ पर भी दो तरह के कार्य हुए हैं, एक हुआ है विद्यालय पहुंचना और दूसरा अध्यापक का जाना। तो पहले कौन सा कार्य हुआ है? तो अध्यापक का जाना, ये पहले हुआ है और उसके बाद विद्यालय पहुंचना। तो जो पहले हुआ है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस के नियमों का इस्तेमाल करेंगे और जो बाद में हुआ है उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो अध्यापक जा चुके थे, सब्जेक्ट हमारा द टीचर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि गॉन। द टीचर हैड गॉन बिफोर, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक किसका इस्तेमाल किया जाएगा? तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, जो कि
सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट। आई रीच्ड द स्कूल, मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले अध्यापक जा चुके थे। द टीचर हैड गॉन बिफोर आई रीच्ड स्कूल। तो ये बहुत आसान है, केवल आपको किस बात का ध्यान रखना है कि अगर कुछ ऐसे वाक्य आपको मिले जिसमें दो तरह के कार्य हुए हैं तो उसे आप पहले देखेंगे और पहचानेंगे कि कौन सा कार्य पहले हुआ है और कौन सा बाद में। जो भी कार्य पहले हुआ है उसके लिए आप पास्ट परफेक्ट टेंस के नियमों का इस्तेमाल करेंगे और जो सा कार्य बाद में हुआ है उसके लिए आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हुआ हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस जिसका नियम था सब्जेक्ट प्लस में हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट। आइए चलते हैं और जानते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस को किस प्रकार अनुवाद किया जाएगा। तो अगला जो पॉइंट है वो है नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। इसका जो नियम है वो बिल्कुल अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह ही है, केवल हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि सब्जेक्ट उसके बाद हैड फिर नॉट फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हैड फिर नॉट फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट। तो आप इसको बिल्कुल आसानी से याद कर सकते हैं अगर आपको अफर्मेटिव सेंटेंस का नियम याद है तो। आइए इसके भी उदाहरणों को देखें और समझें किस प्रकार इसको अनुवाद किया जाता है। तो पहला उदाहरण है अभिषेक स्कूल नहीं गया था। अभिषेक स्कूल नहीं गया था। तो देखिए यहाँ पर एक ही कार्य हुआ है तो इसको बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि अभिषेक, उसके बाद एक ही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल की जाएगी यानी कि हैड। तो अभिषेक हैड नॉट गॉन टू स्कूल। सब्जेक्ट उसके बाद हैड फिर नॉट का इस्तेमाल, वर्ब की थर्ड फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट। अभिषेक स्कूल नहीं गया था, अभिषेक हैड नॉट गॉन टू स्कूल। एक और देखो अगला, उसने इससे पहले इतना बड़ा घर नहीं देखा था। He had never seen such a big house before. उसने इससे पहले इतना बड़ा घर नहीं देखा था। He had never seen. He had never seen such a big house before. एक और देखो आप, अध्यापक के आने से पहले बच्चे नहीं गए थे। कौन सा कार्य पहले हुआ है? तो बच्चों का जाना। The children had not gone before the teacher came. तो ये वाला सेंटेंस किस तरह का हुआ? पास्ट इंडेफिनिट। और ये वाला किस तरह का हुआ? पास्ट परफेक्ट। तो यही आपको पहचानना है। जितने अच्छे से और जितनी जल्दी आप पहचान लेंगे आप उतनी ही जल्दी इसको अनुवाद कर लेंगे। तो अध्यापक के आने से पहले बच्चे नहीं गए थे। द चिल्ड्रन हैड नॉट गॉन बिफोर द टीचर केम। तो यहाँ तक हमने सीखा कि किस प्रकार अफर्मेटिव और नेगेटिव इन दोनों ही तरह के सेंटेंस को अंग्रेजी में अनुवाद किया जाता है। तो अगला जो पॉइंट है वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में हेल्पिंग वर्ब जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं हैड, ये सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। ये अब तक आप सीख चुके होंगे, लेकिन इसके लिए एक नियम है। ये तभी होता है जब वाक्य क्या से शुरू होता है। जब भी वाक्य क्या से शुरू होगा उस केस में केवल हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी और इस क्या की इंग्लिश वर्ड नहीं होगी। लेकिन अगर WH फैमिली से बिलोंग कोई वर्ड जैसे क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कब तक, कहाँ पर, अगर ऐसे शब्द आते हैं तब वाक्य को अनुवाद करते वक्त WH फैमिली वर्ड पहले आएगा, उसके बाद हैड यानी कि हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट। आइए इसके नियम को देखें एक बार और फिर समझते हैं कि किस प्रकार इस्तेमाल किया जाएगा। तो देखिए जैसा मैंने बताया, अगर WH फैमिली वर्ड आता है तो WH फैमिली वर्ड पहले आएगा और अगर WH फैमिली वर्ड नहीं आता तो वाक्य हेल्पिंग वर्ड से शुरू होगा। तो WH फैमिली वर्ड, उसके बाद हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट। और क्योंकि ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो प्रश्नवाचक चिन्ह। WH फैमिली वर्ड, उसके बाद हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट। अगर वाक्य क्या से शुरू हुआ है तो WH फैमिली वर्ड का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। तब आपका नियम इस प्रकार होगा, पहले हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट। अगर वाक्य क्या से शुरू नहीं हुआ है और वाक्य के बीच में WH फैमिली वाले वर्ड आए हैं तब रूल WH फैमिली वर्ड से शुरू होगा, यानी कि पहले आएगा WH फैमिली, उसके बाद हैड, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट। तो ये आप समझ गए होंगे। तो चलिए इसके उदाहरणों को देखते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार नियम का इस्तेमाल किया जाएगा। तो पहला उदाहरण है, क्या डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो यहाँ पर आप देखिए वाक्य क्या से शुरू हुआ है तो इसका मतलब WH फैमिली वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे हम।
सेंटेंस कहाँ से शुरू होगा फिर? हैड से। तो हैड द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, क्योंकि यहाँ पर दो कार्य हुए हैं, एक डॉक्टर का आना और दूसरा रोगी का मरना। तो रोगी का मरना जो है वो पहले हुआ है और डॉक्टर का आना बाद में। तो जो कार्य पहले हुआ है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट के रूल का इस्तेमाल करेंगे और जो कार्य बाद में हुआ है उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट का। तो क्या डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था? हैड द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। आइए एक और उदाहरण को देखें। डॉक्टर के आने से पहले रोगी घर क्यों चला गया था? तो देखिए यहाँ पर एक WH फैमिली वर्ड आया क्यों, और ये वाक्य के बीच में आया है। इसका मतलब हमारा जो नियम होगा वो WH फैमिली वर्ड से शुरू होगा। तो डॉक्टर के आने से पहले रोगी घर क्यों चला गया था? तो रोगी का घर जाना ये पहले कार्य हुआ है और डॉक्टर का आना बाद में। तो सिंपल है, इसके लिए पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल किया जाएगा और इसके लिए पास्ट इंडेफिनिट का। तो डॉक्टर के आने से पहले रोगी घर क्यों चला गया था? तो वाई हैड पेशेंट गॉन टू हिज हाउस बिफोर द डॉक्टर केम। WH फैमिली वर्ड, उसके बाद हैड, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट। ये तो था पास्ट परफेक्ट टेंस। उसके बाद डॉक्टर केम, सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म डॉक्टर। तो डॉक्टर के आने से पहले रोगी घर क्यों चला गया था? वाई हैड पेशेंट गॉन टू हिज हाउस बिफोर द डॉक्टर केम। आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी इसकी, तब आप जा करके अच्छे से समझ पाएंगे। अगर आपको समझने में कहीं भी कोई दिक्कत हो रही है तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, उसके बाद आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आइए एक और उदाहरण को देखें। तो अगला उदाहरण है, मेरे आने से पहले तुमने खाना क्यों खा लिया था? तो देखिए यहाँ पर फिर से एक WH फैमिली वर्ड आया है क्यों, और वाक्य में दो कार्य हुए हैं, एक आना और दूसरा खाना खाना। तो हमें फटाफट क्या देखना पड़ेगा कि कौन सा कार्य पहले हुआ है, जिसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस के नियमों का इस्तेमाल करेंगे। तो मेरे आने से पहले तुमने खाना क्यों खा लिया था? तो खाना खाना यहाँ पर पहले हुआ है और मेरा आना और मेरे आने से पहले ये बाद में हुआ है। तो इसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट के नियमों का इस्तेमाल करेंगे और इसके लिए हम पास्ट परफेक्ट के। तो देखिए, वाई हैड यू ईटन फूड बिफोर आई केम। तो यहाँ से यहाँ तक जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस है और यहाँ से यहाँ तक जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो इस बात का ध्यान रखना बेहद ही ज़रूरी है कि वाक्य में दो तरह के अगर कार्य बताए गए हैं तो कौन सा कार्य पहले हुआ है और कौन सा कार्य बाद में। अगर आप इस बात का ध्यान रख लेते हैं तो आपके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस को ट्रांसलेट करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। बस आपको नियमों का ध्यान रखना है और जो छोटी छोटी बातें बताई गई हैं उनका ध्यान रखना है। उसके बाद आप इसको आराम से कर पाएंगे। और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप टेंस की पूरी वीडियोस को देखें ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट ना रहे। चलिए आप चलते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की ओर। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। तो अगला जो पॉइंट है वो है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इसका भी जो नियम है वो बिल्कुल सेम रहेगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरह, केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट का इस्तेमाल किया जाएगा और जो उसमें नियम बताए गए हैं उसी प्रकार के नियम इसमें भी रहेंगे। जैसे कि अगर वाक्य क्या से शुरू होता है तो अनुवाद करते वक्त आप हेल्पिंग वर्ब से इस्तेमाल करेंगे, और अगर वाक्य के बीच में WH फैमिली वर्ड आते हैं तो आप अनुवाद करते वक्त WH फैमिली वर्ड से शुरुआत करेंगे। आइए इसके भी उदाहरणों को देखें और समझें। तो पहला उदाहरण है, क्या डॉक्टर के आने से पहले रोगी नहीं मर चुका था? तो देखिए वाक्य क्या से शुरू हुआ है और वाक्य में दो तरह की क्रिया आई हुई है। तो आपको फटाफट पहचानना है कि कौन सी क्रिया है जो पहले हुई है और कौन सी क्रिया है जो बाद में हुई है। आप इसको फटाफट ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो हैड द पेशेंट नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। क्या डॉक्टर के आने से पहले रोगी नहीं मर चुका था? तो हैड द पेशेंट नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो ये बहुत ही आसान है, केवल आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। एक और देखिए, डॉक्टर के आने से पहले रोगी घर क्यों नहीं चला गया था? वाई हैड पेशेंट नॉट गॉन टू हिज हाउस बिफोर द डॉक्टर केम। ये वाला हिस्सा कौन सा है? तो पास्ट इंडेफिनिट, और ये वाला हिस्सा कौन सा है? तो पास्ट परफेक्ट। बस आपको कार्य का पता करना है कि कौन सा कार्य पहले हुआ है, कौन सा कार्य बाद में हुआ है। एक और देखिए, मेरे आने से पहले तुमने खाना क्यों नहीं खा लिया था? वाई हैड यू नॉट ईटन बिफोर आई केम, या फिर वाई हैड यू नॉट ईटन फूड बिफोर आई केम। पहले लिखा है तो बिफोर, बाद में लिखा होगा तो आफ्टर।
इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे, आपको ये पता होगा। तो वीडियो में बताई गई छोटी छोटी बातों का आप अगर ध्यान रखते हैं तो आपको किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है पास्ट परफेक्ट टेंस को ट्रांसलेट करने में। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक होता है कंप्लीट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस टेंस में भूतकाल में निर्धारित समय से कार्य चल रहे होने की जानकारी प्रदान की जाती है। यहाँ पर समय की भी जानकारी दी जाती है। हम इसको समझेंगे बहुत अच्छे से, थोड़ा सा वेट कीजिए। इस टेंस की मुख्य क्रिया के साथ रहा था, रही थी, रहे थे का प्रयोग होता है, जैसा कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ भी होता है। लेकिन इन्हीं के साथ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में रहा था, रही थी के साथ समय भी बताया गया होता है। तो जिसमें रहा था, रही थी, रहे थे आए हों और उसके साथ समय भी बताया गया हो, तो वो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है। आइए कुछ उदाहरणों को देखें। जैसे कि वह 2 बजे से नहीं दौड़ रहा था, तुम अपना काम कई दिनों से नहीं कर रहे थे, राम 2 घंटे से घूम रहा था और वह 2 बजे से पढ़ रहा था, इत्यादि। तो ये सभी वाक्य जो हैं वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के होते हैं। तो इतना समझ गए हैं आप, तो चलते हैं हम अपने अनुवाद यानी ट्रांसलेशन की तरफ, जिसकी शुरुआत हम करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस से, यानी कि सकारात्मक वाक्य से। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि सिंस और फोर का इस्तेमाल किस प्रकार किया जाता है। तो फोर का प्रयोग हम पीरियड ऑफ टाइम यानी कि ज्ञात अवधि के लिए करते हैं, जैसे कि 1 घंटे, 1 दिन से, 1 महीने से, 1 साल से, इत्यादि। कहीं पर भी अगर इस तरह से समय बताया गया हो तो उसके लिए हम अंग्रेजी में फोर का इस्तेमाल करेंगे। सरल शब्दों में हम यह कह सकते हैं, जब हमें ज्ञात हो कि कार्य कितनी देर से अथवा कितने समय से हो रहा है तो हम फोर का प्रयोग करेंगे। अब देखते हैं कि सिंस का प्रयोग किस प्रकार करेंगे। तो सिंस का प्रयोग हम स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं, जैसे कि सोमवार से, 1999 ईस्वी से, होली से, दिवाली से, इत्यादि से। यानी इस प्रकार से अगर आपको समय दिया गया हो जो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है तो वहां पर आप सिंस का उपयोग करेंगे, और जहां पर इस प्रकार से आपको समय दिया गया हो वहां पर आप फोर का इस्तेमाल करेंगे। और बेहतर समझने के लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की वीडियो को देख सकते हैं, वहां पर और अच्छे से बताया गया है। यानी कि फोर और सिंस के प्रयोग के बारे में आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की वीडियो को भी देख सकते हैं, वहां पर और अच्छे से बताया गया है। तो चलिए चलते हैं अपने पॉइंट की तरफ, जिसका नाम है अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य। इसका नियम देखें तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में आईएनजी। जहां भी कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो सब्जेक्ट, हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में आईएनजी और अंत में ऑब्जेक्ट। उसके बाद सिंस या फोर का इस्तेमाल और जो भी समय दिया गया है यानी कि ड्यूरेशन। तो नियम क्या हुआ इसका, सबसे पहले सब्जेक्ट, हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फोर और उसके साथ पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन। इसके उदाहरणों को देखें फिर आप अच्छे से समझ पाएंगे कि किस प्रकार नियम का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन उससे पहले जाने कि सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, हेल्पिंग वर्ब एक ही लगेगी जो कि होगी हैड। तो ये तो और भी आसान हो गया, यानी सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, ही शी इट, आई वी यू, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल की जाएगी, हैड बीन। तो चलिए अगर आपने यहाँ तक पढ़ लिया है और समझ लिया है तो चलते हैं हम अपने उदाहरणों की तरफ, जो कि पहला है, वह 2 बजे से दौड़ रहा था। वाक्य पहचाने, यहाँ पर समय दिया गया है और अंत में रहा था आया है। इसका मतलब वाक्य जो है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है। तो वह 2 बजे से दौड़ रहा था, ही हैड बीन रनिंग सिंस 2 o'clock। 2 बजे से यानी कि सिंस। एक और देखें, तुम अपना काम कई दिनों से कर रहे थे, यू हैड बीन डूइंग योर वर्क फॉर सो मैनी डेज। यू हैड बीन डूइंग योर वर्क, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, अंत में ऑब्जेक्ट, सिंस और फोर में से फोर और उसके बाद में पॉइंट ऑफ टाइम या फिर ड्यूरेशन। तुम अपना काम कई दिनों से कर रहे थे, यू हैड बीन डूइंग योर वर्क फॉर सो मैनी डेज। एक और देखें आप, मैं सुबह से गाना गा रहा था, आई हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। सुबह से यानी कि सिंस। फिर से देखें, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ आईएनजी और फिर बाद में ऑब्जेक्ट
सिंस या फॉर, उसके बाद पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन। तो आपको इन्हीं चीजों का ध्यान रखना है, उसके बाद आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है इसको ट्रांसलेट करने में। मैं सुबह से गाना गा रहा था, आई हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पर आपने सीखा अफर्मेटिव सेंटेंस को किस प्रकार ट्रांसलेट किया जाता है, उसका नियम क्या है। सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट सिंस या फोर, और उसके बाद में पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन। सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, हेल्पिंग वर्ब एक इस्तेमाल की जाएगी जो कि होगी हैड, और उसके साथ बीन का इस्तेमाल किया जाएगा यानी कि हैड बीन। तो अगला पॉइंट है नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। बिल्कुल सेम नियम है, केवल हैड बीन के बीच में नॉट आ जाएगा। तो सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी, अंत में ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसमें टाइम भी बताया जाएगा तो सिंस और फोर का इस्तेमाल होगा, और पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन। सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फोर, पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन। आसान है कि नहीं है? देखिए उदाहरणों को एक बार। वह 2 बजे से नहीं दौड़ रहा था। देखिए समय भी है, राहत आया है और बीच में नहीं आ गया। तो ही हैड नॉट बीन रनिंग सिंस 2 o'clock। सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, सिंस और फोर में से सिंस, और उसके बाद में पॉइंट ऑफ टाइम। एक और देखें आप, तुम अपना काम कई दिनों से नहीं कर रहे थे। यू हैड नॉट बीन डूइंग योर वर्क फॉर सो मैनी डेज। बिल्कुल आराम से मन लगा करके आप अगर वीडियो को देख रहे हैं और समझ रहे हैं तो आप बहुत अच्छे से इसको समझ पा रहे होंगे कि किस प्रकार से हम अनुवाद कर रहे हैं। एक और देखिए, मैं सुबह से गाना नहीं गा रहा था। आई हैड नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। आसान तो बहुत ही आसान है इसको याद करना या समझना, केवल आपको ध्यान रखना है कुछ कुछ बातों का जो वीडियो में बताई गई है। तो यहाँ पर हमने सीख लिया अफर्मेटिव सेंटेंस को किस प्रकार अनुवाद किया जाता है और नेगेटिव सेंटेंस को किस प्रकार अनुवाद किया जाता है, और इन दोनों के नियमों को भी हमने याद कर लिया है। चलिए अब चलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की ओर। तो अगला जो पॉइंट है वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब जो हम हैड का इस्तेमाल कर रहे हैं ये सब्जेक्ट से पहले आ जाती है, लेकिन इसका एक नियम है जो कि ये है कि ये तभी होगा जब वाक्य क्या से शुरू होगा। और अगर वाक्य में डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड आ जाए जैसे कि हु, वाई, व्हेन, व्हाट, विच, इस तरह के शब्द अगर आ जाए तो इनका प्रयोग पहले होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। चलिए एक बार इसके नियम को देखें और फिर आसानी से समझते हैं। तो देखिए अगर वाक्य में डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड आ गया तो डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड पहले आएगा, और अगर वाक्य क्या से शुरू हुआ है तो आप केवल हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैड से शुरुआत करेंगे। तो डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड आया तो डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड, उसके बाद हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट सिंस या फोर, फिर पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन। आसान है, आप एक बार देखिए आपको याद हो जाएगा आराम से। आइए अगर याद हो गया है तो हम उदाहरण की ओर चलें। जो कि पहला है, वो कब से मेरा इंतजार कर रहा था। तो देखिए वाक्य के बीच में कब से एक डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड आया है, तो सिंस व्हेन हमने डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड का इस्तेमाल किया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड का, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ आईएनजी, सिंस या फोर, फिर ऑब्जेक्ट। सिंस व्हेन हैड ही बीन वेटिंग फॉर मी। वो कब से मेरा इंतजार कर रहा था, सिंस व्हेन हैड ही बीन वेटिंग फॉर मी। एक और देखिए, तुम 2 दिनों से क्या कर रहे थे। देखिए वाक्य के बीच में क्या आया है। अगर वाक्य के शुरुआत में क्या आता तो हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत की जाती, लेकिन वाक्य के बीच में आया है तो इसकी इंग्लिश व्हाट हम इस्तेमाल करेंगे। तो व्हाट हैड यू बीन डूइंग फॉर 2 days। तुम 2 दिनों से क्या कर रहे थे, व्हाट हैड यू बीन डूइंग फॉर 2 days। एक और देखिए, देखिए यहाँ पर वाक्य क्या से शुरू हुआ है, क्या वह 10 दिनों से कहानी लिख रहा था। तो जब भी वाक्य क्या से शुरू होगा तो हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे जो कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं हैड को। तो हैड ही बीन राइटिंग अ स्टोरी फॉर 10 days। तो यहाँ पर आपने समझ लिया कि किस प्रकार इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो यहाँ तक समझने के बाद हम चलते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की ओर। अगर आपको समझने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही है तो आप वीडियो को एक बार और प्ले करेंगे
एक बार और देखेंगे, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके साथ साथ आप टेंस की सारी वीडियोस को देखें, जिससे कि आपको समझने में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। तो चलिए हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की ओर चलते हैं। तो अगला जो पॉइंट है हमारा वो है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इसका भी जो नियम है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरह ही है, केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि WH फैमिली वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट, सिंस या फोर, फिर पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन। आइए इसके भी उदाहरणों को देखें। तो पहला उदाहरण है, क्या मैं कल से नहीं गा रहा था। तो देखिए वाक्य क्या से शुरू हुआ है, तो इसका मतलब पहले हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। तो हैड आई नॉट बीन सिंगिंग सिंस यस्टरडे। सिंस और फोर को यूज करने में अगर आपको कोई कठिनाई हो रही है तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वाले वीडियो को जरूर देखें, वहां पर बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। तो क्या मैं कल से नहीं गा रहा था, हैड आई नॉट बीन सिंगिंग सिंस यस्टरडे। एक और देखिए, क्या तुम्हारी बहन 2 घंटे से माला से बात कर रही थी। तो had your sister been talking to Mala for 2 hours? Had your sister been talking to Mala for 2 hours? क्योंकि वाक्य क्या से शुरू हुआ है तो पहले हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। एक और देखिए, हम 6 माह से बाजार क्यों नहीं जा रहे हैं। तो देखिए वाक्य के बीच में क्यों आया है, जो कि WH फैमिली से बिलोंग करता है। तो इसका मतलब है जब वाक्य को अनुवाद किया जाएगा तो सबसे पहले WH फैमिली वर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। तो वाई हैड वी नॉट बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 6 मंथ। वाई हैड वी नॉट गोइंग टू मार्केट फॉर 6 मंथ, WH फैमिली वर्ड, उसके बाद हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फोर, और अंत में ड्यूरेशन या फिर पॉइंट ऑफ टाइम। एक और देखिए, वह सुबह से क्यों रो रहा था। देखिए वाक्य के बीच में फिर से क्यों आया, जो कि WH फैमिली वर्ड से बिलोंग करता है। तो वाई हैड ही बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। WH फैमिली वर्ड पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ ING, सिंस या फोर, और अंत में ड्यूरेशन या पॉइंट ऑफ टाइम। ये सेंटेंस जो है वो नेगेटिव नहीं है, इसलिए इसमें नेगेटिव वर्ड का इस्तेमाल यानी कि नॉट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अगर ये नेगेटिव होता, जैसे कि वह सुबह से क्यों नहीं रो रहा था, तो वाई हैड ही नॉट बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग, ही के बाद क्या आ जाता, नॉट। तो यहाँ पर हमने सेंटेंस के सभी प्रकार को किस प्रकार अनुवाद किया जाता है इसको सीखा, इसके नियमों को सीखा और उदाहरणों को देखा। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही है तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं और वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद चलिए कुछ सेंटेंस प्रैक्टिस के लिए, जिसके उत्तर आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। तो सेंटेंस देखें, मैं सुबह से शतरंज खेल रहा था, वह 4 घंटों से अखबार पढ़ रहा था, मेरी पत्नी कल से मुझसे बात नहीं कर रही थी, तुम 2 महीने से गाना नहीं गा रहे थे। क्या मैं कल से नहीं गा रहा था, क्या वे लोग सुबह से उसे परेशान कर रहे थे, तुम 2 दिनों से क्या कर रहे थे, उसका पुत्र कल रात से खाना क्यों नहीं खा रहा था। तो ये 8 सेंटेंस हैं जिसकी आप प्रैक्टिस करेंगे, जिसको आप अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे और इनके आंसर को आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारे ये टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। तो हमने इस वीडियो के साथ साथ प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस को कंप्लीट कर लिया है। आने वाली वीडियोस में हम फ्यूचर टेंस को भी पढ़ेंगे, जिसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।